हेलो मेरे डियर साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर साथियों, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी 11th केमिस्ट्री का आपको पता है 10 तारीख को पेपर है। भाई आप लोग का पेपर है तो आपको कैसे नहीं पता होगा, पता होगा भाई। 10 तारीख को पेपर है, केमिस्ट्री का पेपर है। और भैया केमिस्ट्री के पेपर के लिए पूरी बुक से भाई, पूरी बुक से भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, तो एक बार जरूर वीडियो को देखना और अंत तक देखना बेटा, वीडियो है ना, शुरू से लेकर अंत तक देखना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आपके लिए मज़ा आएगा और ये क्वेश्चन आप करके जरूर से जरूर चले जाना। ठीक है ना। चलो अब वीडियो में ज़्यादा बक बक नहीं करते हैं और जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भैया सबसे पहले हमें चैप्टर नंबर 1 से ही स्टार्ट करना है, तो चैप्टर नंबर 1 को ही देखेंगे। ठीक है ना भैया, चैप्टर नंबर 1 में से कुछ क्वेश्चन जो हैं हमें तैयार करने हैं। भैया हमें कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं सर? तो भैया हमारे चैप्टर नंबर जो 1 है, यूनिट नंबर 1 है, इससे आपको मोल अवधारणा मतलब मोल कॉन्सेप्ट, मोल संख्या क्या है, ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, और जो मोल संख्या का फॉर्मूला होता है ना मेरे डियर साथियों, W/M, ये तो यार भूलना नहीं, यार भूलना नहीं, अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है ना। अच्छा, एवोगैड्रो संख्या तैयार मत करना आप, ठीक है ना, एवोगैड्रो संख्या तैयार मत करना, मोल संख्या तैयार कर लेना। ठीक है ना। अच्छा, अनुभवजन्य सूत्र और अणु सूत्र में अंतर। वाह सर, अनुभवजन्य सूत्र तो सर हमने पहली बार सुना है। भैया आपने मूलानुपाती सूत्र सुना है? भैया आपने मूलानुपाती सूत्र सुना है? अब बोलोगे हाँ सर, मूलानुपाती सूत्र तो हमने सुना है। तो भैया वही है अनुभवजन्य फॉर्मूला, इसको रेसिप्रोकल फॉर्मूला भी बोलती है इंग्लिश में। ठीक है, तो अनुभवजन्य फॉर्मूला मतलब क्या होता है भैया? मूलानुपाती सूत्र होता है, डरना नहीं है। ठीक है ना। चलो फिर मोलरता की परिभाषा और सूत्र, है ना, मोलरता की परिभाषा और सूत्र। भैया दो आपको 3 नियम करने हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम और गैलूशैक का नियम। ये 3 नियम आपको कंप्लीट कर लेना भाई। छोटी छोटी चीजें, कोई बड़ी चीजें नहीं है यहाँ पर, है ना। चलो अब भैया 44 ग्राम CO2 में कितने मोल है ये बताओ। तो भैया मैं तो आपको आंसर यही बता दे रहा हूं। देखो अब इसने बोला 44 ग्राम CO2 में मोल, मतलब मोल का मतलब n का मान पूछा है। अब देखो कितने ग्राम, W मतलब W क्या होता है? भार होता है। कितना है? 44 ग्राम है, तो ये रख दिया 44 ग्राम। अब CO2 का भैया भार कितना होता है? अब बोलोगे सर 44 होता है, तो 44 से 44 काट दो, कितना आ गया? 1 मोल आ गया। कितना आ गया? 1 मोल आ गया। तो मैंने इसका आंसर बता दिया भैया, 44 ग्राम CO2 में 1 मोल है। क्लियर है भाई? चलो अब प्रतिशत संरचना कैसे गया? देखो प्रतिशत संरचना नहीं है, गलती से हो गया है, प्रतिशत संगठन है, प्रतिशत संगठन है। तो भैया मैंने प्रतिशत संगठन आपको निकालना बताया। प्रतिशत संगठन कैसे निकाला जाता है आप थोड़ा सीख लेना प्रत्येक तत्व का। ठीक है ना। चलो अब महत्वपूर्ण अंक, मतलब ये आपके वो सार्थक अंक है ना, सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक है कि नहीं है? बोलो है। हाँ, अब बोलोगे सार्थक अंक क्या? आपको पढ़ाया हुआ है भाई, सार्थक अंक से क्वेश्चन जरूर आएगा। सार्थक अंक अच्छे से पढ़ के रख लेना, जरूर आएगा क्वेश्चन। ठीक है ना। अच्छा, अब इकाई परिवर्तन आपको पढ़ना हो तो पढ़ना, नहीं मत पढ़ना, क्योंकि इतना सारा पढ़ लिया तो फिर इकाई परिवर्तन आप पढ़ना हो तो पढ़ लेना। ठीक है ना, बाकी पढ़ लोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है ना, तो वो तो फ्यूचर में भी काम आएगा भाई। ठीक है, चलो चैप्टर 1 हो गया कंप्लीट। अब चैप्टर नंबर 2 से आ जाओ। तो भैया चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है परमाणु संरचना, इसमें से हमें बोहर का, नील्स बोर का परमाणु मॉडल पढ़ा, बिल्कुल, है ना, डी ब्रोगली समीकरण, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, क्वांटम संख्या है, और भैया ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, SPDF की आकृति। SPDF की जो आकृति है, अब देखो मैं बता दे रहा हूँ, S की आकृति गोलाकार होती है, P की डमरूबद्ध होती है, D की डबल डमरूबद्ध होती है, F की कोई आकृति नहीं होती, है ना। तो F में तो यही लिखना है कि इसकी कोई आकृति नहीं होती, लेकिन इनकी आकृति आप बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट कर लेना। अब भैया समस्थानिक और संभारिक क्या है, और भाई साथ में इनका अंतर आप कंप्लीट कर लेना। समस्थानिक के एग्जाम्पल भी याद रखना बहुत अच्छे से। ठीक है ना। चलो अब भैया इसके बाद द्वैत प्रकृति, द्वैत, ये यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ये द्वैत प्रकृति है, क्या है भैया, है ना। अपन ने प्रकाश, द्रव्यमान और प्रकाश की द्वैत प्रकृति पढ़ी थी, बिल्कुल यार आप पढ़ लेना। ठीक है ना। पाउली का अपवर्जन नियम, हुंड का नियम, किसका नियम? हुंड का नियम। आप बाहु नियम तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। अब भाई आप बोलोगे सर इतने क्वेश्चन बता, भाई इतने क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ, अरे यार इतने से क्वेश्चन है जो आपको 12th में काम आएंगे, और भाई इनसे आप क्वेश्चन बाहर नहीं होगा। एक बात यह है कि अब इनसे क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, इसीलिए आपको इतना कंप्लीट कर लेना। ठीक है ना। अब बाहु का सिद्धांत नियम हो जाएगा। अब किसी तत्व का इलेक्ट्रॉन नहीं, आपको 2-3 तत्व दे के रखेगा, है ना, जैसे आपसे बोल दिया कि यार सोडियम है ना, एल्यूमिनियम है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करो।
तो वही आपको अबाहु नियम के अनुसार करना है 1:2 2:2 ये वाला, ठीक है। चलो तो ये 2 चैप्टर में से इतना कंप्लीट कर लेना। फिर इसके बाद यार आपको तीसरे चैप्टर में से रासायनिक बंधन और आणविक, भाई ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, चैप्टर नंबर 4 है, 3 चैप्टर मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया है बाद में, है ना। तो 3 चैप्टर पे मैं बता देता हूँ पहले, ठीक है ना। चलो ये है 3 चैप्टर। तो भैया 3 चैप्टर से हमें क्या करना है, तीसरे नंबर चैप्टर से आधुनिक आवर्त नियम बहुत अच्छे से कंप्लेन कर लेना भैया, है ना। फिर आवर्त सारणी की परमाणु त्रिज्या में परिवर्तन, मतलब परमाणु, क्वेश्चन ऐसा है, परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या में आवर्तता, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है। परमाणु देखो आवर्त, परमाणु त्रिज्या क्या है, परमाणु त्रिज्या में आवर्तता, क्वेश्चन समझ गए, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉन लब्धि, मतलब इलेक्ट्रॉन बंद होता पढ़ा है ना आपने, वही चीज है, ठीक है ना। अच्छा, विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता को अच्छे से कंप्लीट कर लेना, विकर्ण संबंध कर लेना। अब प्रतिनिधि तत्व किसको कहते हैं भैया, पी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, किसको कहते हैं, पी ब्लॉक के तत्व को कहते हैं, है ना। तो भैया यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं कट कर रहा हूँ, पी ब्लॉक का तत्व देखो मैंने ये लिखी, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। पी ब्लॉक के तत्व क्या है, उनकी विशेषताएं बताइए। डी ब्लॉक के तत्व क्या है, उनकी विशेषताएं बताइए। यार आप इतना नहीं कंप्लीट कर पाओगे, कर लोगे मेरे डियर साथियों, आप लोग ना पढ़ने वाले बच्चे हो, आप कर लोगे, मुझे पता है भाई, है ना। चलो 3 चैप्टर हो गए आपके कंप्लीट। अब आपका 4th चैप्टर आया, ठीक है ना। तो भैया 4th चैप्टर आपका ये रहा, ठीक है ना। अच्छा, इस पे सर 3 डला है, अरे गलती से डल गया भाई, है ना, ये 4 है ना, चैप्टर नंबर 4 है, रासायनिक बंधन एवं आणविक संरचना। देखो आयनिक बंध कंप्लीट कर लेना, सहसंयोजक बंध कंप्लीट कर लेना, ठीक है। अब ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में अंतर, भाई ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु में अंतर मत करना, आप ध्रुवीय और अध्रुवीय अणु आप पहचान लेना। तो देखो मैंने, अच्छा सर कैसे पहचानेंगे, तो आपको भाई देखो मैंने आपको वो क्या बोलते हैं उसको, डाइपोल मूवमेंट बताया था मैंने, द्विध्रुव आघूर्ण निकालना बताया था, डाइपोल मूवमेंट द्विध्रुव आघूर्ण निकालना बताया था, है ना। म्यू बराबर क्या होता है भैया, Q इंटू 2L होता है कि नहीं, बिल्कुल। तो भाई आप इस फॉर्मूले से कंप्लीट कर लेना, आप उससे बता सकते हो, आप उसको पढ़ोगे ना कॉपी में देख लेना, द्विध्रुव आघूर्ण और किसका, जिसके लिए शून्य होता है वो ध्रुवीय होता है, और जिसके लिए नहीं होता है वो ध्रुवीय होता है, ये पढ़ा था ना अपन ने। तो ठीक है, ये कंप्लीट कर लेना। अब VSEPR सिद्धांत बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लेना। संकरण क्या है, अच्छा कुछ संकरण के जैसे मान के चलो sp sp2 sp3, इनके उदाहरण आपको समझ में आना चाहिए, लॉन्ग टर्म से, लॉन्ग मेथड से, देखो शॉर्ट मेथड से भी आने चाहिए, लॉन्ग मेथड से भी आनी चाहिए, ठीक है ना। चलो अब जल अणु, जो जल है मतलब H2 है, इसके बीच जो है ना बंद कोण कितना होता है, देखो मैं 3 अणु बता रहा हूँ, इनके लिए बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना। चलो अच्छा, वो कौन कौन सी है देखो इधर, NH3 में बंद कोण कितना है, ठीक है। H2O में बंद कोण कितना है, ठीक है। CH4 में बंद कोण कितना है, ये 3 तो बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना जरूर से, आपके भाई ऑब्जेक्ट भी बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी फंस जाएंगे आपके, ठीक है ना। चलो अब CO2 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य क्यों है, अच्छा बता देना यार भाई, मैंने लिखा है आपको, ठीक है। चलो हाइड्रोजन बंध, दोनों हाइड्रोजन बंध हो गए। अब हाइड्रोजन बंध के 2 प्रकार है ना, एक अंतः और एक अंतरा, दोनों को कंप्लीट करना है, ठीक है। लुईस संरचना आपसे आनी चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, बंद ऊर्जा पढ़ना या नहीं पढ़ना, ठीक है ना। इसके बाद ऑक्टेन संख्या पढ़ना या नहीं पढ़ना, लेकिन ये क्वेश्चन जो मैंने बताए ये जरूर आपको आने चाहिए बेटा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला क्वेश्चन पे देखो चैप्टर 3 हो गया, सॉरी चैप्टर हमारे 4 हो गए भाई, ठीक है। ये आपका 5वां चैप्टर है, ठीक है ना, 5वां है बेटा, ठीक है। चलो रासायनिक ऊष्मा गतिकी है, ऊष्मा गतिकी से तो भाई आप एक क्वेश्चन कंप्लीट करके चले जाना, और कोई सा करना या नहीं करना, ठीक है ना। चलो सर वो कौन सा है, तो देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, डेल H बराबर डेल यू प्लस P डेल V, ये तो आप कंप्लीट करके चले जाओगे, है ना। ये क्वेश्चन इसमें नहीं दिख रहा होगा आपको इन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, लेकिन भाई डेल H बराबर डेल यू प्लस P डेल V आपने ये सिद्ध किया है, बिल्कुल कंप्लीट किया है। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये कंप्लीट हो गया, दूसरा आपका हैश का नियम, 2 नियम तो आप कंप्लीट कर ही लो भाई, और कुछ पढ़ो या ना पढ़ो, ये दोनों नियम आप कंप्लीट कर लेना बहुत अच्छे से, आप बस काम कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर पढ़ना हो तो भैया ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे इनको आप पढ़ लेना। देखो 1 मिनट, एक क्वेश्चन और कर लो यार, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम व्यंजक सहित कंप्लीट कर लेना। मैंने कितने क्वेश्चन बताए, 3 बताए, डेल H बराबर डेल यू प्लस P डेल V, दूसरा हैश का नियम, और तीसरा ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम, ये 3 कर लोगे आप कंप्लीट, बिल्कुल कल के ही चले जाना। और फिर आपको छोटी छोटी जो परिभाषाएं करनी है तो देखो मैंने यहाँ पर लिख दी है, कंप्लीट कर लेना, क्लियर है बात। चलो अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे भैया, है ना, सॉरी अगले चैप्टर पे बात करेंगे यार भाई, ठीक है ना। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 है ना, एक एक
थोड़ा सा कम कर लेना। चैप्टर नंबर 6 है साम्य अवस्था। साम्य अवस्था से साम्य अवस्था क्या है, साम्य अवस्था के लक्षण। और भैया क्वेश्चन आएगा साम्य अवस्था क्या है, भौतिक साम्य अवस्था के लक्षण। तो जो हमने साम्य अवस्था के लक्षण पढ़े हैं भाई, यही भौतिक साम्य अवस्था के लक्षण है। क्या बोला मैंने, जो साम्य अवस्था के लक्षण है यही भौतिक के लक्षण है, ठीक है ना। चलो केपी और केपीसी में संबंध, लास आतेलिये का नियम, ब्रांस्टेड और लॉरी का सिद्धांत, है ना। मैंने ये 3-4 लाइनें टिक की हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद आप कंप्लीट करना बफर विलियन, ठीक है ना। तो मैंने ये कंप्लीट करा दिया, मैंने 3-4 क्वेश्चन बताए भाई, ठीक है। मैंने बोला केपी और केसी में संबंध, लास आतेलिये का नियम, ब्रांस्टेड लॉरी का सिद्धांत, ठीक है, बफर विलियन। अच्छा मैं एक और चीज बताऊं बेटा इनसे हटके, तो भाई इनसे हटके मैंने आपको लुईस सॉरी संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार बताया था। हाँ बताया था सर। तो भाई संयुग्मी अम्ल और जो संयुग्मी क्षार है बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेना, संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार, क्लियर है बात, ठीक है। और बाकी इनको कंप्लीट कर लेना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। अगला रेडॉक्स अभिक्रिया, भाई रेडॉक्स अभिक्रिया में तो एक ही क्वेश्चन कंप्लीट कर लेना। कौन सा, वो ये क्वेश्चन है, निम्न तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात कीजिए। देखो आपको कुछ इस टाइप से तत्व दिए होंगे भाई, आपको ऑक्सीकरण अवस्था निकालना आना चाहिए तत्व की, बस एक क्वेश्चन है ये आपका, प्योर एक क्वेश्चन, ठीक है। कैसा, देखो आपसे बोल दिया है, जैसे मान के चलो ऐसा बोल दिया है कि KMnO4 है, Mn की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो, किसकी करो भाई, Mn की। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, ऐसे ही आपको 2-3 यौगिक दे के रखेगा, उसमें बोलेगा कि निम्न की ऑक्सीकरण अवस्था ज्ञात करो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लोगे। फिर आप ऑक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, ऑक्सीकारक और अपचय की छोटी छोटी, है ना, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, इसका उदाहरण, डेनियल सेल क्या है, चित्र से समझाइए, ठीक है ना। तो ये आपका 100% हो जाएगा, ठीक है ना भाई। चलो अब हमारे कितने चैप्टर होगा भैया, आप बोलोगे सर 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट, है ना। अब ये हमारा 8वां चैप्टर है, ठीक है ना। चलो कार्बनिक मतलब रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, प्रेरक प्रभाव कंप्लीट करना है, ठीक है। चलो अब प्रेरक कंप्लीट कर लिया, कार्बो कैटाइन, कार्बो एनाइन, मुक्त मूलक, ये 3 कंप्लीट कर लेना। फिर इलेक्ट्रोफिलिक मतलब वही नाभिक स्नेही पढ़ा था ना अपन ने, नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, तो वो नाभिक स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है ना। फिर सजातीय श्रेणी क्या है, इसकी विशेषता भाई देखो ये तो ठीक है। अब भैया IUPAC नाम से क्वेश्चन जरूर आएगा, खत्म, IUPAC नाम से क्वेश्चन जरूर आएगा, खत्म, बस, ठीक है ना। तो IUPAC नाम भाई आपको जरूर कंप्लीट कर लेना, जरूर कंप्लीट कर लेना, IUPAC नाम आपसे आने चाहिए, है ना। पेपर क्रोमेटोग्राफी, भाई एक क्वेश्चन इसमें मिस हो रहा है यार भाई, है ना। तो वो मिस क्वेश्चन ये हो रहा है, क्वेश्चन हमारा ये है समावयवता क्या है भाई, समावयवता, ठीक है। आप यार कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, 2 क्वेश्चन आप कंप्लीट कर लेना, पूरी समावयवता कंप्लीट कर लेना और IUPAC नाम कंप्लीट कर लेना, फिर आप कुछ पढ़ो या ना करो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंपॉर्टेंट है, आएंगे पेपर में। समावयवता पूरी कंप्लीट कर लेना, 4-5 तो हैं, कर लोगे कंप्लीट, है ना। फिर IUPAC नाम, तो इतना कंप्लीट करना भाई, ठीक है ना। चलो अब हमारा लास्ट चैप्टर बटा भैया हाइड्रोकार्बन, चैप्टर नंबर 9, है ना, चैप्टर नंबर 9। तो भाई एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ये छोटी छोटी परिभाषाएं पढ़ लो आप, ठीक है ना। मार्कोनी का आपका नियम, परोक्साइड प्रभाव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा 2 चीज देखो, मैंने 3 बता दी, 1 2 3 हो गया, ठीक है। चाहो तो आप पहले क्वेश्चन को कट कर सकते हो, मार्कोनी प्रति मार्कोनी का आप हो गया इधर से, ठीक है। अब एरोमेटिसिटी मतलब जो एरोमेटिकरण पढ़ा है अपन ने, एरोमेटिकरण क्या है, तो वो एरोमेटिकरण है, ठीक है ना। चलो हो जाएगा। अच्छा इसके बाद ये 3 होगा, इसके बाद बोर्स, फ्रीडल क्राफ्ट, बी कार्बोक्सिलीकरण, कॉल्वे, ये 3 अभिक्रिया, इतना यार आपको कंप्लीट ही करना है ना। और बेंजीन का उपयोग कैंसर में होता है, आप सबको पता है, ठीक है ना। तो इतना कंप्लीट कर लोगे भाई आपका बहुत ज्यादा, अगर आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, अगर ये आप अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो ना यार, आपका पेपर बहुत अच्छा जाने वाला, बहुत शानदार जाने वाला, ठीक है ना। तो भाई जरूर से इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना, ठीक है ना भाई। चलो और भाई कमेंट में जरूर बताना कि भाई आपका जो पेपर है ना वो कैसा गया, पेपर के बाद बता देना, कोई दिक्कत नहीं। और अभी इतना बता दो यार, मतलब कैसा लगा वीडियो, है ना। क्या वाकई में आपको लगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आते हैं क्वेश्चन, यार आपने त्रैमासिक दिया, फिर हाफ ईयरली दिया, इतना तो पता चल ही गया सर यही क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आते हैं भाई, कमेंट में बहुत जरूर बताओ कि भाई कैसा लगा आपको वीडियो, ठीक है ना। चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।